जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माजी सा एजुकेशन पर, जहां अपन पढ़ रहे हैं लैब असिस्टेंट 2023 के लिए केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में अपन में अब तक बेसिक चीजें थी जो पढ़ी थी, अपन ने सारे रूल्स जो क्वांटम नंबर से संबंधित वो पढ़े थे, शेप ऑफ ऑर्बिटल पढ़ लिया था, अपन ने एक एटॉम के बारे में पढ़ी, यानी कि कुल मिला के एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो पोर्शन है वो पढ़ लिया था। अब बात आती है कि भाई जो एटॉम होते हैं, जो एटॉम से मिलकर क्या बनते हैं, एलिमेंट बनते हैं, जो तत्व होते हैं, तो उनको तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की जाए, उनको व्यवस्थित कैसे किया जाए। ठीक है, यानी कि मतलब एक पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे, आवर्त सारणी की बात करेंगे। आपके सिलेबस में टॉपिक है आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी, तो चूंकि उस आधुनिक आवर्त सारणी पे जंप करे, यानी कि उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे जंप करे, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है, फिर वो आधुनिक आवर्त सारणी कैसे तैयार हुई, उससे पहले के साइंटिस्ट ने क्या क्या किया। ठीक है, तो उनको भी थोड़ा बहुत अपन ओवरव्यू देख लेते हैं। हालांकि इनको रटने की कोशिश मत करना, ठीक है, समझने के लिए। ठीक है, जहां अपने को जो मेंडलीफ वाला आएगा ना, मेंडलीफ की आवर्त सारणी, वहां से अपने सिलेबस में है चीजें, वो अपने को पूरा अच्छे एक पॉइंट पे फोकस करते हैं। लेकिन इसको भी ससरे निगाह से अपन देख लेते हैं कि पहले क्या क्या चीजें हुई, ताकि अपने को एक सीक्वेंस बन जाएगा कि हाँ उसके बाद इसने ये कहा, उसके बाद इसने ये कहा, और लास्ट में जाके मेंडलीफ ने क्या कहा, फिर मॉजले बाइसन ने क्या कहा, ठीक है, बोर ने क्या किया, सब कुछ चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएगी। अब देखो, पहले तो ये समझते हैं कि भाई आवर्त सारणी क्या होती है, आवर्त सारणी क्या होती है, पीरियोडिक टेबल क्या होती है, ये समझना जरूरी है। तो सिंपल सी बात है भाई कि अपने पास बहुत सारे क्या थे, एलिमेंट थे, तत्व थे। अब उन तत्वों को व्यवस्थित करना था, ठीक है, कि जिनके गुण समान थे उनको एक जगह रखना था। एक जगह नहीं कि उनके ऊपर एक लिस्ट तैयार करना था कि उस लिस्ट में इस प्रकार सेट करते कि भाई जिनके गुण समान है, जिनकी ठीक है सिमिलर प्रॉपर्टीज है, उनको पास पास रखा जाए। तो उसी अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल, यानी कि तत्वों की वह व्यवस्था जिसमें समान गुणों वाले तत्वों को एक दूसरे के साथ रखा जाता है। समझ गए, तत्वों की वह व्यवस्था जिसमें समान गुण मतलब वो फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो समान गुणों वाले तत्वों को एक दूसरे के साथ रखा जाता है। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज प्लेस्ड टुगेदर। बात क्लियर। अब देखो, तो अब बात आई थी कि भाई आवर्त सारणी बनाई जाए, कुछ ना कुछ ऐसा टेबल बनाया जाए जिसमें इन सारे एलिमेंट को रखा जाए उनके गुण के आधार पर, और अपने को ऐसा करना है कि जिनके गुण समान हो उनको पास पास रखेंगे। इस प्रकार से अपने को उनको जमाना है, समझ गए, इस प्रकार से उनका अपने को अरेंजमेंट करना है। तो उस अरेंजमेंट करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग नियम दिए। ठीक है, तो सबसे पहले आए भाई जो मेन है उनकी बात करेंगे। ठीक है, ऐसे छोटे मोटे बहुत आए उनके बीच में। ठीक है, तो मेन जिनके ऊपर बहुत बात हुई और बुक्स में उनके बारे में बहुत लिखा गया, उनके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉब्रिनर। डॉब्रिनर थे, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने मतलब समान गुणों वाले तत्वों को तीन तत्वों वाले वर्ग में व्यवस्थित किया। उन्होंने क्या किया कि समान गुणों वाले, सेम प्रॉपर्टीज वाले तीन, इन्होंने क्या लिए, तीन एलिमेंट लिए और इस प्रकार से व्यवस्थित किए। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि भाई इसमें कोई एलिमेंट है वो ए है, इसमें एलिमेंट बी है, इसमें एलिमेंट सी है। तो इन्होंने ये बताया कि जो बी का जो एटॉमिक वेट है, ठीक है, यानी कि ये मतलब एटॉमिक मास, वेट बोलना थोड़ा गलत होगा, एटॉमिक मास है जो परमाणु द्रव्यमान है बी का, वो ए के परमाणु द्रव्यमान सी के परमाणु द्रव्यमान का औसत होगा, एवरेज होगा। समझ गए, बी का बराबर ए प्लस सी बाय 2, यानी कि मध्य वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का औसत। यानी कि इन्होंने जो टेबल बनाई ना, जो व्यवस्था की, अरेंजमेंट किया, उन्होंने इस प्रकार इस बेसिस पे अरेंजमेंट किया कि जो मध्य वाला जो बीच ए बी सी, इन्होंने तीन एलिमेंट रखे, तत्व रखे, तो जो बीच वाला है उसका जो एटॉमिक मास है, परमाणु द्रव्यमान है, वो दोनों ए एंड सी के एटॉमिक मास का एवरेज, यानी कि औसत, दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये लिथियम सोडियम पोटेशियम है, तो ये सेम टाइप के गुण है। ठीक है, ये सेम टाइप के, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सेम टाइप की, ये गुण किस प्रकार करते हैं, सेम टाइप का। ठीक है, तो इसने क्या किया कि भाई 7 + 39 इन दोनों का योग बटा 2, तो कितना आता है 23, वो किसके बराबर है, सोडियम के बराबर। समझ गए, तो यानी कि इस तरीके से इसने वो बताया चीज, इस तरीके से इसने पूरा सेटलमेंट किया।
लेकिन इसका सेटलमेंट, ये अरेंजमेंट बहुत सीमित था, यानी कि कुछ तत्वों का सीमित सीमित था, ठीक है, सभी जो एलिमेंट थे उन पे ये लागू नहीं होता था। इसलिए इसको क्या कर दिया कि अमान्य कर दिया कि भाई आपने जो व्यवस्था दी है, अरेंजमेंट दिया है, वो सही नहीं है, दैट इज रॉन्ग, ठीक है, अपन इस प्रकार से नहीं करते, ये लागू तो हो रहा है लेकिन कुछ सीमित तत्व, जैसे कि इसने एक एग्जांपल ये दिया, ऐसे कुछ और एग्जांपल है, ठीक है, तो उन पे लागू हो रहा है, सभी पे लागू नहीं हो रहा है। अपन जब पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन आपको हो सकता है, जैसे कि हालांकि अभी सिलेबस में है नहीं तो सवाल पूछा जाएगा नहीं इससे संबंधित, लेकिन ऐसे सिलेबस में होता तो ऐसे पूछा जाता कि आपको 3 एलिमेंट दे दिए, 4 दे दिए, उसमें से पूछ देते कि भाई इनमें से बताइए कौन से 3 जो डॉब्लियर का नियम है उसका पालन करते हैं, समझ गए। तो आपको देखना है कि भाई हाँ इन दोनों का जो मास है, इसमें 2 का भाग दे तो इसका आता, तो यानी कि हाँ ये 3 मतलब इसको फॉलो करते हैं, सिंपल सी बात है। तो ये डॉब्लियर भाई साहब ने ये कहा था, ये बात थोड़ी सही लगी नहीं, ठीक है, ये अमान्य होगी क्योंकि ये सीमित तत्वों के लिए था। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए इस सीक्वेंस में नेक्स्ट कौन आए फिर, न्यूलैंड। न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि भाई यदि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करे तो 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुण के समान होते हैं। यानी उन्होंने ये बोला कि यदि जो एलिमेंट्स है उनको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग सीक्वेंस में अरेंज किया जाए तो जो 8वां एलिमेंट होता है, जो 8th एलिमेंट है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है, गुण है, वो फर्स्ट एलिमेंट्स के समान होंगे, ठीक है, समझ गए। तो यानी कि कुल मिलाकर न्यूलैंड ने क्या बात बोली, न्यूलैंड ने जोड़ा जो रासायनिक गुण होते हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, उनको जोड़ा परमाणु द्रव्यमान से। यानी कि न्यूलैंड पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने ये बताया कि भाई रासायनिक गुण जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उसमें और जो परमाणु द्रव्यमान यानी कि जो एटॉमिक मास होता है उसमें कुछ न कुछ रिलेशन होता है। तो इसके बारे में किसने बताया, न्यूलैंड भाई साहब ने, यानी कि सर्वप्रथम रासायनिक गुणों को परमाणु द्रव्यमान से संबंधित किया। और क्या बोला, यदि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करे तो 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुण के समान होते हैं। यानी कि उनको यदि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग सीक्वेंस में अरेंज किया जाए तो क्या होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा और जो 8th एलिमेंट होगा, इन दोनों के जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, रासायनिक गुण, वो क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। अब ये थोड़ा बहुत सक्सेसफुल भी रहा, लेकिन ये भी क्या हुआ, ये नियम हल्के तत्वों तक ही सीमित रहा, यानी जो लाइट एलिमेंट थे हल्के तत्वों के लिए लागू रहा, बाकी के लिए लागू नहीं हो पाया। यानी कि भारी तत्व जैसे कि जिनका वेट ज्यादा है, वेटफुल, उनके लिए ये न्यूलैंड का अष्टक नियम लागू नहीं हो पाया, समझ गए। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम भी मान्य नहीं कहला गया, इसको भी अडॉप्ट नहीं किया गया, ठीक है। तो यानी कि पहले तो कौन, डॉब्लियर भाई साहब ने कोशिश की, वो उन्होंने कुछ बताने की कोशिश की, उनका मान्य नहीं हुआ। फिर न्यूलैंड भाई साहब आए, उनका भी मान्य नहीं हुआ। फिर तीसरे आए लोथर मेयर वर्गीकरण, लोथर मेयर वर्गीकरण। तो इन्होंने कहा कि भाई तत्वों का परमाणु आयतन, अब आयतन क्या होता है, भौतिक गुण होता है, जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। वॉल्यूम क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, आयतन क्या, भौतिक गुण होता है। इनके परमाणु द्रव्यमानों का आवर्ती फलन होता है। कहने का मतलब ये है कि भाई तत्वों का जो परमाणु आयतन है, इनके परमाणु द्रव्यमानों का आवर्ती फलन होता है। यानी कि सीधी सी बात है, अब तक अपन बात किसी समझ में करते आ रहे, परमाणु द्रव्यमान, जो डॉब्लियर भाई साहब थे उन्होंने भी किसका नाम लिया, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास का। न्यूलैंड भाई साहब ने भी एटॉमिक मास का नाम लिया, और लोथर मेयर पे भी एटॉमिक मास का नाम लिया। लेकिन इन्होंने इसमें क्या लिंक किया, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। इन्होंने लिंक किया था केमिकल प्रॉपर्टीज को, रासायनिक गुण को, रासायनिक गुण को परमाणु द्रव्यमान से लिंक किया था, जबकि लोथर मेयर ने फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण को परमाणु द्रव्यमान से लिंक किया है, ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई जो आयतन है और जो मास है, इनका ये क्या आवर्ती फलन होता है। यानी कि v जो होता है, v यानी कि वॉल्यूम, वॉल्यूम इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ m। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने क्या बोला कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, समझ गए। ये कहा किसने, लोथर मेयर, ठीक है। यानी कि जो
परमाणु आयतन है वो इनकी परमाणु द्रव्यमानों का आवर्ती फलन होता है, ठीक है। v यानी कि वॉल्यूम, v इज पीरियोडिक, fn यानी कि फंक्शन, ठीक है, फंक्शन ऑफ m, समझ गए। अब इन्होंने क्या दिया, एक वक्र दिया, कर्व दिया, इन्होंने ऐसे करके कुछ बनाया कर्व, ठीक है, आपको नहीं पढ़ना वो कर्व, ठीक है। इस कर्व में जो टॉप पे था ना, टॉप पे कौन थे, क्षारीय धातु है, टॉप पे कौन थे, क्षारीय धातु है, ठीक है। और जो इसका जो बॉटम पे थे क्या थे, संक्रमण तत्व, ठीक है। बॉटम पे क्या थे, बॉटम पे थे ये संक्रमण तत्व, ठीक है। चलिए, सारी धातु यानी कि जो इंग्लिश में बोलते हैं एल्काइन मेटल्स, एल्काइन मेटल्स लिख लो, ठीक है। और संक्रमण तत्व भी आगे आगे आएगा, वो भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है। संक्रमण तत्व अलग चीज होती है, उस पीरियोडिक टेबल में आता है सेपरेटली, अपन सब कुछ बात क्लियर होगा। अभी कुछ वर्ड है तो उनको ऐसे ही नोट कर लो, ठीक है। तो संक्रमण तत्व वो क्या हो गया, वक्र के गर्त में, यानी कि इन्होंने कुछ क्या किया था, इन्होंने बनाया वक्र, बनाया कर्व बनाया, किस किस बीच में, वॉल्यूम, वॉल्यूम और मास के बीच में, ठीक है। तो वॉल्यूम और मास के बीच में जो बनाया कर्व, उसमें जो टॉप पे कौन था, क्षारीय धातु, और बॉटम पे संक्रमण तत्व, ठीक है, ओके। चलिए, तो ये बात की थी किसने, लोदरमेयर साहब ने। तो सिंपल सी बात है, ये तीनों समझ गए, ठीक है। अब बात करते हैं अपन मेन चीज किसकी, मेंडलीव भाई साहब। अब कौन आते हैं, मेंडलीव, 4th नंबर पे आएंगे मेंडलीव भाई साहब। चलिए, अब देखिए, अब बात करते हैं अपन मेंडलीव भाई साहब की। तो मेंडलीव भाई साहब आए, मेंडलीव भाई साहब ने क्या बोला, ठीक है। देखिए, पहले तो मेंडलीव भाई साहब ने एक नियम दिया जिसको बोलते हैं मेंडलीव का आवर्त नियम, मेंडलीव्स पीरियड्स लॉ, ठीक है। मेंडलीव का आवर्त नियम, मेंडलीव का आवर्त नियम में इन्होंने क्या बोला कि भाई जो तत्व होते हैं, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण इनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, दोनों ही गुण इनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। यानी कि मेंडलीव भाई साहब ने बोला कि जो भौतिक गुण है, रासायनिक गुण, दोनों ही गुणों का संबंध किससे होता है, परमाणु द्रव्यमान से, एटॉमिक मास से, ठीक। तो ये तो दिया इन्होंने पहले आवर्त नियम, यानी कि पीरियड्स लॉ। अब इस लॉ के बेस पे इन्होंने बनाई आवर्त सारणी, इस लॉ के बेस पे इन्होंने क्या बनाई, आवर्त सारणी बनाई, ठीक है। इसीलिए इनको मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक भी कहा जाता है। ही इज द फादर ऑफ पीरियडिक टेबल, लिख लेना, हालांकि मैं लिखवा दूंगा आगे, ठीक है। मेंडलीव क्या है, फादर ऑफ पीरियडिक टेबल, ठीक है। मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है, ठीक है। अब देखो क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने दिए गए इस आवर्त नियम के बेस पे, इस पीरियड लॉ के बेस पे इन्होंने एक आवर्त सारणी बनाई, जिसमें इन्होंने क्या किया, ऐसे 7 पंक्तियां ऐसे थी और 9 स्तंभ, यानी कि ऊर्ध्वाधर कॉलम, ठीक है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ बोल दो, ठीक है, और वर्टिकल कॉलम, और ये 37 पंक्तियां थी। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 7 8 प्लस 1 9 ग्रुप इन्होंने क्या किया, इसमें 8 प्लस 1 9 ग्रुप इन्होंने लिए, ठीक है। और जो 7 इन्होंने क्या लिए, पीरियड्स लिए, यानी कि आवर्त, 7 क्या लिए इन्होंने, आवर्त, ठीक है। अब देखो, यानी कि कुल मिलाकर इन्होंने इस प्रकार से पूरा अरेंजमेंट किया, जिनमें ऐसे तो 9 थे जिनको बोलते हैं अपन 8+1। अब 8+1 क्यों बोलते हैं एक्चुअली में, क्योंकि ये जो एक्चुअली रियल में बोले तो ये कितने थे, 8 थे, ठीक है। इन्होंने एक 9th वाले समूह को क्या बोला है, 0 समूह, शून्य समूह बोला है। इस 9th वाले को उन्होंने क्या नाम दिया था, शून्य समूह, इसीलिए इसको 8+1 बोलना सही रहे, क्योंकि इन्होंने रियल में को पूछे कि उन्होंने कितने शामिल किए थे, यदि इस 0 समूह को बाहर कर दे तो 8 थे, लेकिन यदि शून्य समूह को भी साथ ले ले तो 8+1 9, ठीक है। क्योंकि बाद में इसकी खोज बाद में हुई एक्चुअली में, ठीक है, उन्होंने उसको खाली छोड़ दिया था, ठीक। तो 8+1 9, यानी कि समूह है, ग्रुप, ठीक है। तो ये यहाँ पे कौन आता है 9th में, 0 समूह, शून्य समूह, ठीक है, 0 ग्रुप वाले। और यहाँ पे कौन आया था, अक्रिय गैस, यानी इनर्ट गैस, यहाँ पे जो इनर्ट गैस है ना वो आई थी,
ठीक है, यहाँ पे किसको भरा जाएगा, इनर्ट गैस को, अक्रिय गैस को, ठीक है। हालांकि ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी जब अपन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो ये इन्होंने खाली छोड़ा था और 9वां में वो सारी वो अक्रिय गैसें थी, इनर्ट गैस थी, वो शामिल हुई थी यहाँ पर। तो इन्होंने कुल मिला के 9 थे ग्रुप, समूह, और 7 क्या थे, पीरियड्स यानी कि आवर्त। 7 क्या थे, आवर्त थे। आवर्त कौन से, 37 पंक्तियां, ये हो गया आवर्त, ये 37 पंक्तियां, और जो ये समूह है ग्रुप, ये 9 ग्रुप, ठीक है, 8+1। अब इन्होंने क्या किया कि समान गुणों वाले तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते सीक्वेंस में एक ही समूह में रखा, यानी कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट थे उनको एक ही समूह, ये एक समूह है ना, इस एक समूह, जैसे कि मेरे पास 1 2 3 4 5 कोई 7 एलिमेंट है सिमिलर प्रॉपर्टीज के, तो उनको बढ़ते हुए एटॉमिक मास के सीक्वेंस में, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में ऐसे ऐसे जमाया, ऐसे जमाया, ठीक है, ऐसे ऊपर से नीचे किया, ठीक है। इसका एटॉमिक मास कम, इसका ज्यादा, इसका ज्यादा, इसका ज्यादा, लेकिन इन सभी का जो प्रॉपर्टीज है, गुण है, वो सभी के समान है। इस समझ गए, तो समान गुणों वाले तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते सीक्वेंस में, बढ़ते क्रम में एक ही समूह में रखा गया। समान गुणों वाले तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में एक ही समूह में रखा गया। अब देखो, ये मेंडलीव भाई साहब ने जो ये बताया ना, हालांकि ये मेंडलीव भाई साहब की थ्योरी जो परमाणु द्रव्यमान पर डिपेंड करता है वो काम नहीं आई, लेकिन इन्होंने जो वर्गीकरण किया ना स्टार्टिंग में, वो सबसे महत्वपूर्ण था। इसी के बेस पे अपनी जो आज की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, वो भी इसी के बेस पे, इसको ही आधार मान करे, समझ गए। तो यानी कि आपको कोई पूछे कि पीरियोडिक टेबल के फादर कौन है, इसके जनक कौन है, तो एक्चुअली में वो मेंडलीव भाई साहब है, ठीक है। वो कौन है, मेंडलीव भाई साहब। अब आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, जैसे कि फोन का आविष्कार किसने किया था, बेल भाई साहब ने। उन बेल भाई साहब ने तो क्या किया था, वो लैंडलाइन वाला बेसिक, वो बिल्कुल वो ऐसा तार वाला, उसका आविष्कार किया था। लेकिन फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, लेकिन फिर भी अपन आज बात करते हैं कि फोन का आविष्कार किसने किया, तो अपन किसका नाम लेते हैं, बेल का, समझ गए। तो ये जब जो वर्गीकरण किया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। इसी के बेस पे जो आज की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो है। चलिए बात करते हैं आगे के बारे में। अब देखिए, तो एक्चुअली में जो मेंडलीव ने जो आवर्त नियम दिया था, जो पीरियड्स लॉ दिया, उस लॉ को बेस मानकर, उसको आधार मानकर उन्होंने क्या बनाया, एक आवर्त सारणी का निर्माण किया। उन्होंने किया एक आवर्त सारणी का निर्माण, जिसको बोलते हैं मेंडलीव आवर्त सारणी, समझ गए। तो आपको ये मेंडलीव आवर्त सारणी और मेंडलीव आवर्त नियम में कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। उन्होंने पहले एक नियम दिया, ठीक है, कि मैं किस नियम का फॉलो करके ये टेबल बना रहा हूं, समझ गए। भैया एक टेबल बना रहे हो, एक जो एलिमेंट्स है, तत्वों को व्यवस्थित कर रहे हो, तो किस हिसाब से कर रहे हो व्यवस्थित, भाई कहाँ पे हाइड्रोजन रखना है, कहाँ पे हीलियम रखना है, कहाँ पे लिथियम बेरिलियम, किस हिसाब से रख रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने नियम दिया कि हाँ भाई, इस हिसाब से मैं फॉलो, इस नियम को बेस मान के मैं इस टेबल में जमाऊंगा, ठीक है। यानी कि मैं इन सभी को इनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास की फॉर्म में सेट करूंगा, कहने का मतलब ये था। तो मेंडलीव ने अपने दिए गए आवर्त नियम को आधार मानकर आवर्त सारणी का निर्माण किया, इसे मेंडलीव आवर्त सारणी कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। ध्यान रखना, खोपड़ी में डालना, कभी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि एक्चुअली में मेंडलीव ने ही पहली बार समूह और आवर्त में तत्वों को वर्गीकृत किया, समझ गए। जो आज की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, वो भी मेंडलीव बेस पे ही है। आपको बोले कि आधुनिक आवर्त सारणी के जनक जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसका कौन फादर है, तो उसका भी फादर कौन है, मेंडलीव ही है। उसका भी फादर कौन है, मेंडलीव ही है। क्यों, क्योंकि भाई जो बेस तो मेंडलीव ने तैयार किया था, ठीक है। हालांकि उसके बाद मॉडले भाई साहब ने वगैरह बहुत सारी चीजें की, बोर आए, ठीक है, सब कुछ दिया, लेकिन मेन जो बेस है वो किसने तैयार किया था, मेंडलीव ने तैयार किया था, ठीक है ना। तो इसीलिए आधुनिक आवर्त सारणी का भी पूछे जनक, तो एक्चुअली में मेंडलीव ही है, क्योंकि बेस किसने दिया, मेंडलीव ने। वो लाइन में लिखवा दूंगा जब आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम समूह, ठीक है, और आवर्त में डिवाइडेशन किया था, विभाजन किया था, ठीक है। चलिए, अब फिर उनको दोष भी थे। दोष यानी कि इन्होंने जो तैयार किया एक्चुअली में, क्योंकि इसको तो फॉलो नहीं कर रहे,
सिर्फ इन्होंने जो व्यवस्था थी उसको फॉलो करा, लेकिन इनका जो थ्योरी थी, जो आवर्त नियम था, वो गलत हुआ था। ठीक है, वो सही में फॉलो नहीं किया गया। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित थी, समस्थानिकों को पृथक स्थान नहीं दिया गया, तब परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में पूर्णतः व्यवस्थित नहीं किया गया, आवर्तिता के कारणों की व्याख्या नहीं कर सका। यानी कि कह रहा है कि भाई हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित थी, यानी कि जो हाइड्रोजन की पोजीशन है वो कहाँ रहेगी उसके बारे में कुछ श्योरिटी नहीं थी उस पर टेबल में। ठीक है, हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में। फिर जो आइसोटॉप्स थे उसको भी सेपरेटली मेंशन करना था, वो नहीं किया कहीं भी। ठीक है, जो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में पूर्णतः व्यवस्थित नहीं किया, यानी कि उसमें उसने टेबल में सही तरीके से एटॉमिक मास के जो बढ़ते हुए सीक्वेंस में व्यवस्थित नहीं किया है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस में व्यवस्थित नहीं किया। दूसरा, आवर्तिकता के कारणों की व्याख्या नहीं कर सकते, यानी कि जो आवर्तिकता यानी कि जो मतलब गुण रिपीट होता है ना, उसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी, तो उसके जो कारण होते हैं उसकी रीजन की व्याख्या नहीं कर सका एक्चुअली। ठीक है, तो ये था वो मेंडलीव। अब अपन जंप करेंगे अपनी आधुनिक आवर्त सारणी पर। ठीक है, तो यहां तक चीजें थी जिनको थोड़ा बहुत मेंडलीव को तो देख लेना थोड़ा बहुत। ठीक है, बाकी के तो सिर्फ थोड़ा बहुत एक बार रीडिंग मार लेना, मेंडलीव में थोड़ा बहुत देख लेना, क्योंकि मेंडलीव में सिर्फ बाकी सारी चीजें लगभग सेम ही है। मेंडलीव ने एक बात बोली कि भाई जो गुण है वो किसके एटॉमिक मास के होते हैं पे डिपेंड करते हैं, जबकि मॉडले भाई साहब ने बोला था कि वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है, और रियल में आज की जो आधुनिक सारणी है वो एटॉमिक नंबर बेस पे है। ठीक है, तो अपन आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। चलिए, तो अब बात करते हैं अपन आधुनिक आवर्त सारणी की। इसकी आधुनिक आवर्त सारणी की। अब आधुनिक आवर्त सारणी किस बेस पे बनाई गई? आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो बनाई गई आधुनिक आवर्त नियम के बेस पे। जिस प्रकार मेंडलीव ने अपनी जो आवर्त सारणी बनाई, मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई, तो सबसे पहले उसने क्या दिया? मेंडलीव पीरियोडिक लॉ दिया, और उस लॉ को बेस मान के, उस नियम को फॉलो करते हुए उसने वो टेबल तैयार की। उसी प्रकार जो आधुनिक आवर्त नियम है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, उसके बेस पे क्या बनता है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब देखो, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको रखना खोपड़ी में। आधुनिक आवर्त नियम, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ये किसने दिया? मॉजले भाई साहब ने। किसने? मॉजले। आधुनिक आवर्त नियम मॉजले द्वारा दिया गया था, ये खोपड़ी में बिठा लेना। ठीक है, आधुनिक आवर्त नियम का बोल रहा हूं, मॉडर्न पीरियड लॉ, आई एम टेलिंग अबाउट ओनली लॉ। ठीक है, मैं आवर्त सारणी का नहीं बोल रहा। कोई आपसे ये पूछे कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई, तो आप मॉजले नहीं बोलोगे। मॉजले ने आधुनिक आवर्त नियम दिया कि भाई आप जो आधुनिक आवर्त सारणी के लिए क्या नियम है, उसके बेस पे जो आवर्त सारणी है वो किसी और ने बनाई, मतलब उन लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा सहयोग किया। मैं उनके सभी के नाम बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो अब देखो मॉडले भाई साहब ने क्या बोला। मॉडले भाई साहब ने बोला कि भाई जो एलिमेंट्स होते हैं, तत्व, उन तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण या गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब तक अपन किसके पीछे घूम रहे थे? एटॉमिक मास के पीछे। सबसे पहले जो भी आए वो मतलब कौन थे? डॉबनिर, तो उन्होंने भी एटॉमिक मास पे दिया। फिर कौन आए? न्यूलैंड आए, उन्होंने भी एटॉमिक मास को बेस बनाया। फिर इवन उसके बाद कौन आए? मेंडलीव भाई साहब आए, तो मेंडलीव ने भी एटॉमिक मास को बताया। लेकिन सबसे ज्यादा सही जो व्याख्या किसने की, एक्सप्लेनेशन मॉजले ने। मॉजले ने बताया कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, यानी कि द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब देखो, पहले एक बात अपन बार बार बोल रहे हैं, आवर्ती फलन। आवर्ती फलन कैसे होती? आवर्ती फलन पीरियोडिक फंक्शन, तो देखो सिंपल सी बात है, मैथ्स वालों को तो पता होगा, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। जैसे कि साइन वाला फंक्शन होता है, साइन थीटा वाला, ठीक है, ऐसे होते हैं। पीरियोडिक फंक्शन मतलब ऐसा कर्व जो बार बार रिपीट करता हो। जैसे कि साइन वाला देखो, साइन वाला कर्व यहां से स्टार्ट होता है, फिर से घूम के ये आ गया, यहाँ तक पूरा हो गया, फिर एक साइकिल पूरी होगी, फिर से ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। इस प्रकार के होते हैं फंक्शन, इस प्रकार से बनता है कर्व। ठीक है, उसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन या आवर्ती फलन। आवर्ती फलन मतलब अपने को बार बार रिपीट करना, आवर्ती पीरियड टाइप। ठीक है, हर एक फिक्स पीरियड के टाइप बाद अपने को रिपीट करना। ठीक है, तो वो जो रिपीटेशन होता है, जो फंक्शन में रिपीटेशन होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं आवर्ती फलन। ठीक,
तो अब देखो, तो हमेशा ध्यान रखना, द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। समझ गए? ओनली ऐसे नहीं बोलोगे एलिमेंट्स आर फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, नहीं, फंक्शन नहीं बोल के पीरियोडिक फंक्शन बोलोगे। समझ गए? इसको फलन नहीं बोल के आवर्ती फलन बोलोगे। बात क्लियर? क्योंकि ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। ठीक है, साइन थीटा अगर सही मायने बोलो तो साइन थीटा क्या है? एक्चुअली साइन थीटा का कर्व ये क्या है? आवर्ती फलन है। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, इसको आप ओनली फलन नहीं बोल सकते, ताकि समझने में ठीक रहे कि भाई पीरियोडिक फंक्शन। तो यहाँ पे अपनी ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी बेस पे आपने जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी क्या है? जिसमें गुण है, गुण मतलब सेम गुणों का दोहराव होता हो, यानी कि वो वापस रिपीट होते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये वर्ड पीरियडिक, इसलिए बार बार आ रहा है पीरियडिक टेबल वगैरह वगैरह। और इसलिए मैं भी आपको बता रहा हूँ कि पीरियड होता क्या है। पीरियड यानी कि हर एक समय अंतराल या फिर टाइम गैप के बाद, ठीक है, वो जो अपना कर्व है उसको रिपीट करता है, यानी कि जिस प्रकार के जो एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, वो रिपीट होते हैं। ठीक है, अभी अपन आगे बात करेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा चीजें। ठीक है, चलो, तो ये ध्यान रखना, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। क्लियर? चलिए, अब ये करने के लिए मोजले ने क्या किया था? एक्चुअली मोजले ने जो इलेक्ट्रॉनों की बीम उसकी बौछार की थी, किस पे? धातु पे। जो बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनों को एक साथ बम्बार्डिंग की थी, बौछार कर दी थी, किस पे? धातु पे। ठीक है, धातु पे बौछार कर दी थी, मेटल पर। ठीक है, उससे क्या हुआ? एक्स किरणों की उत्पत्ति हुई थी। एक्स किरणों की उत्पत्ति हुई थी, तो एक्स किरणें उत्पन्न हुई, उसकी जो आवृत्ति होती है उसका उसने अध्ययन किया। एक्स किरणों की आवृत्ति का अध्ययन किया, और आवृत्ति का अध्ययन करने पे उसको इस प्रकार का फॉर्मूला मिला, ये इसमें ए और बी क्या है? ए एंड बी क्या है? कांस्टेंट है। ए एंड बी क्या है? कांस्टेंट। तो यानी कि ये जो रूट ऑफ बी समानुपाती किसके आ गया? जेड के। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सारा का सारा डिपेंड किस पे कर रहा है? जेड पे कर रहा है, एटॉमिक नंबर पे कर रहा है। बी क्या है? आवृत्ति। किसकी आवृत्ति? एक्स किरणों की आवृत्ति। तो जो एक्स किरणों, इसने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे मालूम पड़ा कि एक्स किरणों की जो आवृत्ति है वो किस पे डिपेंड कर रही है? जेड पे डिपेंड कर रही है, परमाणु क्रमांक पे डिपेंड कर रही है, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही है। तो यहां से चीजें ये होगी क्लियर कि भाई सब कुछ जो चीज है, अपने को जो पीरियडिक टेबल है वो किस बेस पे बनानी चाहिए? एटॉमिक नंबर बेस पे। क्योंकि जो इनके जो रासायनिक गुण और भौतिक गुण, जो भी गुण है, वो किस पे डिपेंड करते हैं? एटॉमिक नंबर पे, एटॉमिक मास पे नहीं, एटॉमिक नंबर पे। समझ गए? बात क्लियर? ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले कौन आया था? डॉबनिर भाई साहब। डॉबनिर भाई साहब ने किसके बारे में बताया? मास के बारे में। ठीक है, फिर कौन आया? न्यूलैंड ने बताया कि जो केमिकल गुण होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, उनका संबंध होता है मास से। फिर कौन आए? लोदरमेयर। तो जो लोदरमेयर ने बताया कि भाई जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, भौतिक गुण, उनका संबंध होता है मास से। फिर आया कौन? ये अपने मेंडली भाई साहब। तो मेंडली भाई साहब ने बोला कि भाई केमिकल एंड फिजिकल जो दोनों होते हैं, दोनों का ही संबंध किससे होता है? मास से। लेकिन सबसे जो एग्जैक्ट लॉ दिया वो दिया मोजले भाई साहब। मोजले भाई साहब को बोला कि केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज बोथ आर डिपेंड ऑन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। ठीक है, बात क्लियर? आपको पूरा सार मैंने बता दिया। चलिए बढ़ते आगे। अब देखिए, जो मोजले ने नियम दिया उसको यदि अपन अप्लाई करें, उसको लागू करें, तो मेंडलीफ के जो शॉर्टकमिंग थे, यानी जो उसके जो डीमेरिट्स थे, ठीक है, वो सारी कमियां दूर हो जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि भाई जो मेंडलीफ ने बनाया किसमें? उसमें समूह में बांटा, आवर्त में बांटा। ठीक है, तो अगर उसी सीक्वेंस में, उसी में अपन क्या अप्लाई करें कि भाई ये एटॉमिक नंबर के हिसाब से उसको अगर एडजस्ट करें, तो फिर जो सारी जो शॉर्टकमिंग है, जो डीमेरिट्स है किसकी? मेंडलीफ वाली, जैसे कि हाइड्रोजन की पोजीशन है, आइसोटॉप्स है, सारी जो कमियां है वो दूर हो जाती है। समझ गए? तो मोजले द्वारा दिए गए नियम को लागू करने पर मेंडलीफ के आवर्त सारणी की सारी कमियां दूर हो जाती है। बात क्लियर? ठीक है, उसके अलावा एक बात बता दूं, जो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई ना, क्योंकि उसको जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो मेंडलीफ ने जो पीरियडिक टेबल तैयार की, तो उसने क्या किया था? उसने बहुत सारी जगह खालिस्तान छोड़े थे।
कि यहाँ पे कोई नया तत्व आएगा, न्यू एलिमेंट आएगा, और बाद में उस तत्व की खोज भी हुई, ठीक है। मतलब उसने बिल्कुल एग्जैक्ट चीजें बता दी थी पहले से कि मतलब ये कोई ऐसा तत्व है और इसकी खोज करना बाकी है, तो अपने सामने नहीं आया, तो रियल में बाद में वो चीजें सामने आ गई, ठीक है। तो इसीलिए इसको मेंडलीव को जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो इसने स्टार्टिंग में जो जिस प्रकार से ये टेबल बना के बताया वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था, ठीक। उसके बाद फिर मॉडल भाई साहब आए, उन्होंने कहा कि भाई चलो इस टेबल में थोड़ा सा चेंज करते हैं, आपने इसमें जो एटॉमिक मास के हिसाब से किया एडजस्ट, आप इसमें क्या करो एटॉमिक नंबर के हिसाब से कर दो, तो फिर उसके बाद सारी चीजें होगी क्लियर, ठीक है, सारी जो शॉर्ट कमिंग थी वो भी दूर होगी। साथ ही मेंडलीव एक चीज की व्याख्या भी नहीं कर पाया था कि उसने भाई की जो आवर्तिता होती है, जो जो एलिमेंट्स होते हैं उनके गुणों में पुनरावृत्ति कैसे होती है, समझ गए, तो उसकी वो व्याख्या नहीं कर पाया था, जबकि इसने पूरी पूरी व्याख्या कर दी, ठीक है। वो व्याख्या कैसे, देखो कि भाई यदि तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। एक चीज शब्द होता है आवर्तिता, पीरियोडिसिटी, यानी कि यदि तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो निश्चित अंतराल के बाद, एक फिक्स अंतराल के बाद, ये चीजें इसको पूरा मैं समझा तब पाऊंगा जब मेरे सामने पीरियोडिक टेबल होगी, जब अपन बनाएंगे उसके बाद उसको अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी एक थ्योरी के तौर पर लिख लो इसको, तो निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं आवर्तिता। आवर्तिता होती क्या है कि भाई एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्व, सेम तत्व नहीं, समान गुण वाले तत्व की, दो तत्व जिनके गुण समान हो, समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है, ठीक है। अब उसने आवर्तिता का कारण भी बताया, रीजन क्या था, तो उसने कहा कि निश्चित अंतराल के बाद समान संयोजकता कोष, संयोजकता कोष यानी कि जो भारी कोष होता है वो संयोजकता कोष वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन के दोहराए जाने के कारण तत्वों के गुणों की आवर्त पुनरावृत्ति होती है। इसने रीजन ये बताया कि भाई पहले तो इसने बताया कि आवर्तिता होती क्या, आवर्तिता ये होती है कि यदि इनको एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग सीक्वेंस में सेट किया जाए तो एक पर्टिकुलर गैप के बाद हमको सिमिलर टाइप के एलिमेंट मिलेंगे, यानी कि समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है, ठीक है। हाँ, और उसने जो आवर्तिता का कारण क्या बताया कि निश्चित अंतराल के बाद समान संयोजकता कोष वाले जो तत्व होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का दोहराव होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन है वो रिपीट होता है, ठीक है, उसके कारण ही उनके जो आवर्त गुणों की पुनरावृत्ति होती है। अब देखो फॉर एग्जांपल क्या है, जैसे सभी सारी धातु है एल्काली मेटल्स, इनका जो समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS1 सारी जो आप एल्काली मेटल्स देखोगे इनका जो लास्ट में क्या आता है, लास्ट में आएगा NS, भले जो 2s बनाओ 4s बनाओ, लेकिन लास्ट में क्या आ जाएगा NS1, तो लास्ट में जहां पे NS1 आ जाता है उनमें क्या होता है, गुण भी समान हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि वो सारे क्या बन जाते हैं, सारी धातु, ठीक है। इसको अभी लिख लो, ठीक है, उतना कोई जरूरी नहीं है, मैं आपको टेबल सामने रख के फिर उसके बाद समझाऊंगा कि देखो ये देखो ऐसे करता है ये, जैसे कि अपने ये गैसें होती है लास्ट में आखिरी घूम फिर के आते हो, तो ऐसे घूम फिर के जब आते हो तो इस समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है ऐसे यहाँ पे, ठीक है। जब आवर्त सारणी अपने सामने होगी पीरियोडिक टेबल, तब चीजें और सही होगी और हो जाएगी क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए आज की क्लास में इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी की, जिसको अपन बोहर सारणी भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें 2-3 साइंटिस्ट मिलके, यानी कि मतलब क्या किया था इन्होंने, जो जिस प्रकार से व्यवस्थित करना है, यानी कि समूह आवर्त, ये चीजें तो कहां से ली थी, मेंडलीव से, ठीक है। फिर मोजले का नियम किया अप्लाई, फिर उसमें कुछ और चीजें एक्स्ट्रा जोड़ी और उसके बाद वो जाके आवर्त सारणी तैयार हुई। चलिए नेक्स्ट क्लास में इसी के बारे में अपन बात करेंगे। थैंक यू सो मच, आज की क्लास में इतना ही।